क्या आपका भी आरआरबी एनटीपीसी के मॉक में आपका स्कोर 60 से 70 के बीच अटक गया है? खास करके मैथ और रीजनिंग के वो 5-6 सवाल जो टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज के भी इस वीडियो में आप लोगों को लेकर आ गया हूँ मैं एक और धमाकेदार मॉक, जो कि टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 7 होने वाला है। इस एग्जाम को इस टेस्ट को हम एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे ताकि आप एग्जाम में टाइम बचा पाइए। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बल्कि ये दिखाऊंगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके ट्रिकी कैलकुलेशन को स्किप करके आप अपनी एक्यूरेसी को 100% रख सकते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल CBT 1 क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कुछ सवाल हैं जो कि गेम चेंजर होने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है। चलिए बिना कोई फालतू बात किए, ठीक है, चलो कोई बिना कोई फालतू बात किए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं मॉक नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो मॉक नंबर 7 शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की एक डिमांड थी कि भैया इंग्लिश में करवा दीजिए। तो इंग्लिश में अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सोर्स है नहीं अभी कि मैं PPT बना के सोल्व करवा पाऊँ। तो अभी आप लोगों को मैं सिर्फ हिंदी में ही सोल्व करवाऊँगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही मेरे पास इक्विपमेंट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी आज हम हिंदी में ही करेंगे, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, चलो शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम में कैसे सोचना है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, ये 27 या 14 है। अगर ये 533 से जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करोगे पीछे 8 आएगा, 8 नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि 27 का स्क्वायर 729 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो मैंने देखा है कि अगर 9 में से 6 घटा दूंगा तो पीछे 3 आएगा और 12 में से 3 तो ये 5। तो 533 यानी कि क्या कर रहा है कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, पहली संख्या के स्क्वायर में से दूसरी संख्या का स्क्वायर घटा दूंगा तो मेरे पास क्या जा रहा है, तीसरी संख्या आ जा रही है। उसी प्रकार 43 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 43 का स्क्वायर क्या होता है, 1849, ठीक है। और 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। तो घटा दो, कितना, 3 बचेगा, पीछे पीछे 3, एक ही आंसर में, देखिए आप खत्म। एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइम बचाना है। नेक्स्ट, धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति की 2.5 गुना है। समझना, अगर प्रतिकूल 2 है तो 2.5 गुना को हम 5/2 लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है। अगर प्रतिकूल 2 है तो अनुकूल कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। मान लो मैंने ये 2x मान लिया और ये 5x मान लिया। यदि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तक जाने में 7 घंटे का समय लिया जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया 30 किलोमीटर अनुकूल जाएगा, तो न अनुकूल स्पीड कितनी है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। या टाइम निकालना है तो मुझे स्पीड को यहाँ ले आऊंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x। अब प्लस प्रतिकूल कितना जा रहा है, ये भी 30 जा रहा है और 2x स्पीड है, तो 2x। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे, 7 आवर। अब देखिए आपको एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, दो तरीके, या तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो, तो कि काफी मुश्किल है। मैं क्या बोलता हूं कि भैया ऐसी कोई वैल्यू सोचो, धारा के अनुकूल नाव की गति, ऑप्शन उठाओ सबसे पहले। पहले अनुकूल 5x है तो 5 का भाग किस में जा सकता है, सिर्फ इसमें जा सकता है, 15 में। तो मैं एक समय के लिए ऑप्शन 15 उठाऊंगा। तो 5x बराबर, अगर मैंने 15 उठाया तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सोल्व करके देखता हूँ, अगर 5x 15, तो यहाँ से 2 घंटे आ जाएगा और इसमें x का 3 है तो प्लस 30/6 हो जाएगा, यानी कि क्या, तो ये 2 + 5, ये क्या 7 घंटे आ जा रहा है, बिल्कुल 7 घंटे आ जा रहा है। तो आपका यही ऑप्शन हो जाने वाला है, सी ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत, ऐसे टाइम बचाया जाता है एग्जाम में। बाकी अगर आप 10x वगैरह एलसीएम लोगे तो भी आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1977 के इलेक्शन हुए थे ना, उस टाइम चुने गए थे ये, ठीक है, 1977 में। उस समय किसी ने इनका विरोध नहीं किया था, तो ये पहले से राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। आप लोगों को पता है कि अनुकूल जाता है तो नाव और धारा की स्पीड जुड़ जाती है, लेकिन प्रतिकूल जाता है तो घट जाती है। मान के चलिए 30 नाव की स्पीड है और धारा की स्पीड 6 की है, तो घट जाएगा, 30 में 6 घटा दो तो आपकी स्पीड कितना आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रतिकूल आ गए। ये 60 मिनट में अगर 24 चल रहा है तो 5 मिनट में कितना चलेगा बताओ। 5 से 12 बार काट दो और 12 से 2 बार काट दो। इनकी 5 मिनट में कितना चला, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो आपकी आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, आपको कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष निकालना है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कथन से ही निष्कर्ष निकालने, जब भी निष्कर्ष निकालने जाओ तो जो कथन में दिया गया है ना उसी से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना। पहले आप कथन को पढ़िए। क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच को गोल्डन बैट से सम्मानित किया जाता है और प्लेयर एक्स को गोल्डन बैट मिला, लेकिन बाद में टूर्नामेंट के दौरान प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते पाया गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अब आपने निष्कर्ष निकालने की कोशिश करना। प्लेयर एक्स को इस बात की जानकारी थी कि दवा प्रतिबंधित है। अब बताओ क्या ये बात सही है भाई, इससे क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कहीं इसने लिखा हुआ है कि प्लेयर एक्स ने, जो भी प्लेयर एक्स था, उसने जानबूझ के दवाई ली हो गई? हो सकता है अनजाने में भी वो दवाई ली जा सकती है। मान लो आप मेडिकल पे गए और उन्होंने, आपको नहीं पता था कि वाडा ने या नाडा ने दवाई बैन कर रखी, आपने ले ली, अनजाने में ले ली, तो ये बात यहाँ से कहीं भी इसने नहीं लिखा हुआ कि ये जानबूझकर ले गई है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। प्लेयर एक्स को गोल्डन बैट के लायक नहीं है, प्लेयर एक्स गोल्डन बैट के लायक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो इस्तेमाल करता पाया गया तो सिंपल सी बात है, उससे बैट वापस ले लिया जाएगा या लायक नहीं समझा जाएगा। भाई जब भी आप किसी चीज को, प्रतिबंधित चीज को वो करते हो तो आप लोगों को क्या माना जाता है कि आप उस चीज के लायक नहीं हो, तो यानी कि ये बात सही हो जाएगी, तो आपका केवल दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबको पता है, मैं चलो डेट समेत बता देता हूं आपको। देखो, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? ये 12 मार्च। देखो, इसको पहली बात तो इसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डांडी मार्च। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। इसमें बहुत सी बार इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 78 प्रतिनिधि थे यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। किसी को कोई दिक्कत? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डॉक्टर EGIKM और O उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े हुए, जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में समान हो। ME के दाएं ओर खड़ा है, मान के चलिए। ये क्या बोल रहा है? M 6 लोग है, M कहाँ खड़ा है? E के ठीक दाएं ओर, तो E कहाँ, मैं यहाँ रख दिया मैंने, तो M यहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, के O के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, के O के दाएं ओर। के देखो, एग्जाम में सबसे बेस्ट करने का तरीका, अब जहाँ आपको समझ नहीं आया तो एक काम क्या करो, एक आपने इक्वेशन ये पढ़ी और ये बना लिया, एक काम करो, के बनाओ यहाँ पे और ओ के दाएं ओर दूसरे, सॉरी, के बनाया यहाँ पे और ओ यहाँ बना दिया, तो दाएं ओर दूसरा स्थान ये हो गया। ठीक है, आपने, अब मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। 2 डॉक्टर I और M के बीच खड़े हैं, मान के चलिए मैंने यहाँ बनाया I और M, और यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, 2 लोग, तो M यहाँ भी हो सकता है, I यहाँ भी हो सकता है। अब देखो 2 सिचुएशन बन गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो, अगर मैं M को यहाँ रख दूं और तो I यहाँ आएगा और 2 लोग खड़े होंगे। एक सिचुएशन यह बन गई, एक सिचुएशन यह भी बन सकती है कि E यहाँ था, M यहाँ था और 2 लोग इधर हो गए और I यहाँ हो गया। ठीक है, अब समझना, 4 लोग हो चुके, ये यहाँ 5 लोग हो चुके। अब ये क्या कह रहा है कि के जी के बाई ओर के है ना, जी के बाई ओर है, तो के। अब एक बार बताओ, अब जी के बाई ओर है, अगर मैं के यहाँ रखता हूँ, के यहाँ रखता हूँ, तो क्या सिचुएशन बनेगी? अगर मैंने के यहाँ रख दिया तो जी कहीं ना कहीं मुझे इधर रखना पड़ेगा, इधर, है ना। अब कौन बच गया? वो तो अगर के यहाँ रख दिया तो ओ यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई, है ना। अब ये तो सिचुएशन पहली हो गई। दूसरी सिचुएशन में क्या कर सकते थे आप लोग? तो ये इसी से मुझे आंसर मिल जाएगा। चलो, मेरी किस्मत अच्छी रही कि इससे आंसर मिल गया, लेकिन अगर किस्मत अच्छी नहीं रहती, पहले क्वेश्चन से आपके नहीं बन पाता, तो
तो फिर आप लोगों को दूसरा सोल्व करना पड़ता। इसलिए आपको दो स्थिति बना के चलनी है ऐसी सिचुएशन में। तो आपने आपका आंसर क्या पूछा, के ठीक दाएं ओर कौन खड़ा है, तो के ठीक दाएं ओर ई खड़ा है भाई, ई। एग्जाम में एक्यूरेसी इसी तरीके से बढ़ाई जाती है। अगर आप लोगों के लिए दो सिचुएशन बन रही है ना, तो दो सिचुएशन बनाने का प्रयास करिए, भागिए मत उस चीज से। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी किसने विकसित किया है, बताइए। ये किया है भाई आप लोगों को, ये क्या है, डगलस टी रोस ने। किसने, डगलस टी रोस ने। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड का उद्देश्य होगा, बताइए क्या होगा। पढ़िए, भारत में सभी मेडिकल, पर्यटन केंद्रों और आयुष केंद्रों को डेटाबेस बनाना, बिल्कुल गलत। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व के सभी स्थानों का डिजिटल दस्तावेजीकरण करना, समझ गए, ये आंसर होगा। देखो एक बात समझना मेरी बात को, अगर आप लोगों को एग्जाम में नहीं आता है, अब एक चीज समझने का प्रयास करना, एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड, यानी कि एक बार बताओ, डिजिटल की बात हो रही है। अगर कोई भी स्कीम डिजिटल से संबंधित है, जिसका उद्देश्य डिजिटल है ना, तो ऑब्वियसली देखो, मेडिकल केंद्रों का डेटाबेस बनाना ये तो नहीं होगा, डिजिटल से संबंधित ही ऑप्शन होगा। तो देखो, ये गलियारा वगैरह जोड़ना तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोग फंस जाओ जी किसमें, रेलवे एकीकृत बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना, तो ये भी देखो रेलवे की कहीं भी, चलो इन दोनों में आप लोग फंस भी गए, तो आप लोगों के सामने एक ऑप्शन रहेगा कि आप लोग 50-50 खेल सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। किसी शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% से बढ़ती है, फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगी, समझना। अगर 2% से बढ़ती है, तो 2% को 1/50 लिखा जा सकता है, यानी कि घटने का मतलब, बढ़ने का मतलब 51/50 होगा। तीसरे वर्ष 4% घटती है, तो क्या होगा, 4% को 2/50 लिखा जा सकता है, या फिर इसको 1/25 भी लिखा जा सकता है 4% को। अब देखो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो, 62,500 अभी थी, 1 वर्ष के बाद 51,50 हो गई, फिर 51/50, दूसरे वर्ष भी 2 वर्ष बढ़ रही है तो 51/50, तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, घट रही है, तो 24 हो जाएगी और 25 इधर हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, डबल जीरो से एक जीरो ये खत्म, एक जीरो ये खत्म, ये 5 और ये 5, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 भाई, 25 का स्क्वायर 625 होता है, खत्म, कट गया। अब कैलकुलेशन को आप, वो तरीका क्या है, 51 इंटू 51, तो मल्टीप्लाई करके मत बैठना, 51 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। 51 का स्क्वायर होता है 2601। अगर याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो 24 एकम 24, यानी कि 24 आएगा, जीरो है तो ठीक है, तो पीछे 24 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 24 चंगा 144 आएगा, यानी कि 424 पीछे आएगा, दोनों में 424 है। 14 अभी आपका शेष बचा हुआ है, 24 2 48 और 14 62, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 62 424, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 + 8 = 14 है, 9 + 6 = 21 है, 4 + 10 = 13 है, तो 7 + 2 = कितना होगा, समझने का भैया। भाई 14 कैसे ला सकता हूँ, 5 + 8 तो 14 होगा नहीं, 13 होगा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग लगाया होगा इसने कि ऐसा करना पड़ा। देखो अगर मैं पहले को देखने जाता हूँ, अगर मैं 5 का दुगुना कर दूं तो 10 बन जाता है ये। अब 14 तक पहुंचने के लिए मुझे 4 और चाहिए। अब मैंने जब 8 से देखा तो 4 तो 8 का आधा है। क्या ये चीज लॉजिक आगे भी काम कर रहा है, बिल्कुल देखिए। 9 इंटू 2 प्लस 6 का आधा 3 होता है, तो ये 18 + 2, सॉरी आधा आधा, तो 3 होता है, तो 21, बिल्कुल ये लॉजिक यहाँ काम कर रहा है। तो फिर ये लॉजिक करेगा, यानी कि 60 इंटू 2 प्लस 2/2, तो कितना हो जाएगा, 14 + 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, 15। आपको सोचने का तरीका ध्यान रखना है, यानी कि जो सामने संख्या बराबर में संख्या दी हुई है ना, उसको सोचो कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। 6 की, देखो 6 = 85 दे रखा है, 6 = 85 दे रखा है अपने को। अब कैसे सोच सकते हो आप लोग, एक तरीका है कि 6 इंटू 14 कर दिया, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये 6 इंटू 14, तो ये कितना हो गया, 84 हो गया, 84 + 1, ये तरीका है। एक 12 इंटू 14 करोगे तो ये तो कम होगा, फिर ये 168 होगा करीब, है ना।
प्लस 1, यानी कि ये तो नहीं हो रहा, यानी कि 169 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। अब मैं देखो 6 का स्क्वायर करने जाता हूँ तो 36 हो गया, अगर मैं 36 को इसमें से घटाऊंगा तो 49 बचेगा। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इनकी जब ये 6 प्लस 7 का स्क्वायर है 85, तो अब 12 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 12 प्लस 1 13 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 और 169। तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, 10 रे 11 और 3 313। क्या 313 ऑप्शन में है? ये रहा बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से सोचना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए, किसने शपथ ली है पता है आप लोगों को? तो मैं बता देता हूँ, राजकुमार गोयल ने। वैसे हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज बताओ, राष्ट्रपति को, ये सॉरी, मुख्य चुनाव आयोग, सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है बताओ? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। जो इनको शपथ दिलाई है ना, वो किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने। तो ध्यान रखना, जो सूचना आयुक्त है ना, उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। एक्स ने कुल 60 रुपए में एक दर्जन पेंसिल खरीदे। एक दर्जन में, पहली बात तो एक बात, एक दर्जन में कितनी चीजें होती है? 12, 12 को एक दर्जन बोलते हैं। तो यानी कि 60 रुपए में इसने क्या, कितनी पेंसिलें खरीदी? यानी कि एक्चुअल में 12 पेंसिल खरीदी। क्या बात सबको समझ आए? 200 रुपए में 20 पेंसिल खरीदी। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल मूल्य। एक चीज बताइए, 60 रुपए ये है और 200 रुपए इनकी, भाई एवरेज कैसे निकालते हो? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ऐसे निकालते हो। तो सम कितना हो गया? 60 रुपए इधर, 200 रुपए इधर, तो इनके 260 रुपए। और वस्तुएं कितनी हो गई? 12 पेंसिल इधर हो गई, 20 पेन इधर हो गई, इनकी 32। निकाल दो, भाग दे दो। 32 8 कितना होता है? 8 2 16, एक बच गया, 24 एक 25, 252 हो गया। इनकी 8 पॉइंट, इनकी फिर 8 बच गया, 8 जीरो इनकी 2 बार गया, फिर 16 बच गया, तो कितना बच गया? 2, फिर एक बार 5 बार जाएगा इनकी जीरो। इनकी 8.250, ये रहा आपका आंसर। एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शायद शायद देखना, 2 5 नहीं आएगा। 32 दो, सॉरी 32 8 252 था, तो कितना बच गया था? 8 जीरो, तो 32 दो, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, 260 सही तो है। 32, एक सॉरी सॉरी, थोड़ा सा फंस गया। 32 8 2 16, 24 एक 25, 256 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं भी सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है। तो 32 4 जीरो, यानी कि 4 जीरो का मतलब एक, और फिर कितना बच गया? 8 जीरो, यानी कि 2 और 5, 8.125। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो इसीलिए मिस्टेकें हो जाती है कभी कभी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन सीधे होते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर देते हो कभी कभी। देखो मैंने 852 कर दिया था, जबकि होना कितना चीज है? 856। महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? जिस दिन भी लौटे थे ना, उसी दिन को अपन क्या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए सॉरी सी। 9 जनवरी को, ध्यान रखना, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब, किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो 1970 में पहली बार मनाया गया था। कब? 1970 में। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट कितने बाइट्स होते हैं? इसने देखो, एक टीबी है, उसके बराबर इसने बाइट्स पूछे हैं। तो एक चल में समझना, देखो 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी, और 1 जीबी बराबर होता है 1024 MB, और 1 MB बराबर होता है कितना? 1024 KB। और एक
1 KB बराबर क्या होता है, अच्छा कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो 1024, अब समझना, आप जब इनको मल्टीप्लाई करने जाते हो ना, तो इनको इनको मल्टी हजार हजार को मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी 10 लाख हो जाता है। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, यानी कि किलोबाइट तो आपका आंसर होगा नहीं, मिलियन होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही आपका मिलियन बन गया। अभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और करना है, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ये सब मल्टीप्लाई करना है, इसको हटा दो है ना। तो देखना, जब आप इनको मल्टीप्लाई करने गए तो इनको मल्टी देखो, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। जब आप यहां लगभग 10 लाख बन गया, देखना, और जब आप 10 से भी गुणा करोगे तो 1 करोड़ बन जाएगा, और 100 से गुणा करोगे 100 करोड़, और 1000 से गुणा करोगे तो और ज्यादा बन जाएगा, इनके अरब में चला गया। इनके बिलियन से भी बड़ा होगा तो कौन सा ट्रिलियन होगा, बात खत्म। ऐसे आपको सोचना है। नेक्स्ट, केंद्र पी और क्यू वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं यदि पी क्यू का लंब समद्विभाजक। अब समझना, यहाँ तक पढ़ा आपने, यहाँ तक छोड़ना इसको। आपने क्या बोला कि पी और क्यू दो वर्त मानना है, मैंने ये एक वर्तीय बना लिया और एक ये वर्तीय बना लिया। देखो, इसने साफ बोला है कि एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। 1 मिनट, देखो परफेक्ट तो बनाना मुश्किल है, एक काम करते हैं, इससे बना लेते हैं। अब इससे एक और वर्त बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे 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 बन गया, मान के चलिए आंतरिक रूप से स्पर्श भी कर गए, ठीक है मान लिया। एक की त्रिज्या मान ले, इसकी केंद्र क्या है, क्यू है, और इसका केंद्र पी है। एक की त्रिज्या 4 है और एक की 6 है, तो इसका मतलब ये बीच में 2 है, समझना। और ये 6 इसकी त्रिज्या हो गई बड़े वाले वर्त की, तो 6 सेंटीमीटर। अब देखना ये क्या बोल रहा है कि पी क्यू का लंब समद्विभाजक, मान के चलिए इसका लंब समद्विभाजक ऐसे है, ऐसे यहां से निकलेगा, यहां से ए बी बड़े वर्त पर मिलता है, ठीक है, ए बी मान लिया। तो ए बी की लंबाई पूछिए, देखो जो ये होगा ना, ए बी उसका दुगना होगा। एक चीज बताओ, 6 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये था, अगर इसमें से बीच में से लंब समद्विभाजक डाल दिया तो 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, और 90 डिग्री का कोण भी बना दिया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, अगर ये कर्ण है, यह आधार है, तो ये लंब होगा। तो ये इनकी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इनकी बेस का स्क्वायर, तो यही होता है। तो ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 में से 1 घटा दो, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो ये √35 हो जाएगा, √35। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ए ओ मान लिया, तो ये कितना हो गया, √35 हो गया। ए बी इसका दुगुना हो जाएगा, इनके 2 √35 हो जाएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जिसे हाल ही में आईयूसीएन द्वारा मान्यता दी गई है, कहाँ स्थित है, तो यह है कौन सा है, ये पाखाडी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2025 में मान्यता दी गई है, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो। एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचाता है, उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है, लेकिन बचत वही रहती है, तो व्यय में ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोलता हूँ भाई, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एस यानी कि सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही चीजें होती है भाई, टोटल इनकम यही तो होती है। मान के चलिए, मैं क्या बोलता हूं कि मेरी 100 रुपये इनकम थी, मैंने मैंने क्या किया, 8% बचा लिया, तो मैंने कि एक्चुअल में ये मेरी इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये मेरी सेविंग हो गई। 92 खर्च कर दिया तो 8 मैंने बचा लिया। आप लोगों को सबको समझे, ये क्या कह रहा है कि उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई। पहले 100 थी, अब 16% की वृद्धि हो गई, नहीं 116 हो गई, लेकिन बचत वही रहती है। बचत 8 थी तो अभी भी 8 ही रही। तो वे वृद्धि कितनी, वे में कितनी वृद्धि हुई, 116 न्यू इनकम हो गई और 8 मेरी बचत हो गई, तो 108 मेरा वे हो गया। अभी कह रहा है कितनी वृद्धि हुई, भाई पहले 92 थी, अब 108 हो गई, तो 16 की वृद्धि हो गई। 16 की वृद्धि हो गई 92 की तुलना में, तो अब परसेंट में ज्ञात कर दीजिए आप लोग। तो इसको करोगे तो 4 से काट दो,
ये 4 बार और ये 23 बार, तो ये कितना आ गया 400/23। तो अब भाग देने का प्रयास करिए। 23 एकम 23, कितना बच गया 70, 170, 23 7 कितना होता है 161, तो 7 फिर कितना बच गया 9 जीरो, यानी कि 3, तो ये कितना 69, यानी कि 21 बचेगा 210, तो ये 17.3 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा और, तो यानी कि ऑप्शन तो इसने एक तक ही दे रखा है, तो 17.3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 2 पीढ़ियों में 5 व्यक्ति हैं। ध्यान रखना 2 ही पीढ़ियां हैं। एम एन एल टी और जेड, जेड एम की बहन की पुत्री है, मान के चलो, समझने का प्रयास करना। जेड क्या है ना, कोई भी एम की कोई बहन होगी, एम की कोई बहन होगी, उसकी पुत्री कौन है, जेड है, ठीक है। एल टी की पुत्री, मान के चलो एल किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है, और इसने बोल दिया जो उसकी माता नहीं है, माता नहीं है तो बाप होगा, इनकी पिता होगा। अब समझना, परिवार में 4 महिला हैं और कोई भी एकल माता पिता नहीं है, ठीक है। अब समझने का प्रयास करो। देखो 2 ही पीढ़ी, यानी कि जो भी होगा इन्हीं पीढ़ियों में होगा, ठीक है। अब इन्हीं पीढ़ियों में होगा, 3 लोग ये बैठ चुके, 2 ये बैठ चुके, तो अब कुछ ना कुछ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि मुझे 2 ही पीढ़ियां, और इसने ये कोई एकल माता पिता नहीं है, ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना। अब समझना, अगर मैं एल को इसकी बहन बना दूं, 1 2 3 महिलाएं हो गई, जबकि इसने क्या बोला है 4 महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि टी तो अगर इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, यानी कि टी प्लस होगा, तो ये माइनस होगी, यानी कि महिला होगी। तो यहां कौन बच गया बताइए, एन बच गया, एन, तो एन माता, क्या ये अब सही परफेक्ट बैठ गया? बिल्कुल, देखिए 4 महिलाएं हो गए, 1 2 3 4 महिलाएं हो गई, एक ये जोड़ा भी हो गया और 4 महिलाएं भी हो गई, और ये एकल माता पिता भी नहीं है। तो एम एल से किस प्रकार संबंध हुआ, इसकी माँ की बहन, यानी कि आंटी हो गई, आंटी, आंटी, भाई अपनी मौसी को क्या बोलते हो आप लोग, आंटी तो बोलते हो, तो ये आपका आंसर क्या हो गया ए। एक व्यक्ति ने कुल 67,790 रुपये प्राप्त करने के लिए एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपये का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर वो भी 2 दशमलव तक ज्ञात करनी है। आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा है, पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100 या इंटू है, ठीक है, बराबर साधारण ब्याज। अगर 67,000 रुपये प्राप्त हुए और 25,400 रुपये निवेश किए तो ब्याज कितना मिला मुझे, 67,790 रुपये में से घटा दूंगा 25,400 रुपये, तो ये 490 हो गए और ये 22 हो गया, सॉरी 22 नहीं 42 सॉरी 42, 490 रुपये मिल गए मुझे, 390 है ना भाई, ठीक है सॉरी 390, 42 390 मुझे क्या मिला, मुझे ब्याज मिला। अब ज्ञात करना है ब्याज दर, 25,400 रुपये मेरा क्या था मूलधन, आर मुझे ज्ञात करना है, और टी मेरा कितना है 9 वर्ष है अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 9 से मैं इसको काटूंगा तो 4 बार, फिर कितना बच गया, या 3 है, 3 3, तो ये 7 बार, 1 बार 0 बार। अब देखो कैसे काटोगे आप, एक काम कर सकते हो आप लोग, इसको 2 से काट दो, तो ये कितना आ जाएगा 127 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2355, तो आर बराबर क्या हो गया 23/2355/127, 127 में भाग दोगे तो एक का भाग एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा 108 बच गया, 108, इसके पीछे 5 लगा दो तो कितना हो जाएगा 1085। अगर मैं 127 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर एक काम कर सकते हो 1270 में से सीधा इसका दुगुना घटा दो, इनकी 254 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 10, इनके 1016 बार जो है, इनके 8, तो मेरा कितना बच गया अभी भी 69 690। अब देखो, अब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, एक 5 है पीछे और एक 4 है। अगर मैं देखना, अगर मैं 5 करता हूँ
127 को 5 से मल्टीप्लाई करो 435 बनेगा, जबकि 490 435 से ज़्यादा है, इनकी 0.5 से ज़्यादा होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेशन से बचना भी है। देखो इतना टाइम आप लोगों को समझाने के लिए लगता है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। देखो हमेशा अगर मुझे एक्चुअल में अगर मुझे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर चाहिए, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कितनी संख्याएं हैं, 6 है। अगर सम है या विषम है तो सीधा 2 का भाग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आपका आंसर। ये एक ट्रिक है जहां आप एग्जाम में कर सकते हो, बिल्कुल बेकायदा आपका आंसर ये होगा, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर होना चाहिए। अब आप लोगों को कहोगे कि भाई ये ट्रिक हो गई, लेकिन ये ट्रिक बनती कैसे है? अब देखना, बेसिक बताइए हमें। मैं क्या कहता हूँ कि 36 औसत है, सबको पता है कि 7 एक है ना, 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें 36 एक ये चीज आ गई है ना। तो आप लोग 36 तो ये चीज हो गई, यानी कि अब एक बताओ, 7 क्रमागत संख्याओं में हमेशा आपको पता है n अगर विषम संख्या है तो आपका बीच वाली संख्या ही, मिडिल टर्म ही आपका औसत होती है। अब अगली संख्या सम संख्या है तो अगली 38 होगी, फिर अगली 40 होगी, फिर 42 होगी। अगर पहले जाऊंगा, पहले की 3 संख्या निकालूंगा तो 34 निकालूंगा, 32 निकालूंगा, और क्या निकालूंगा, एक मिनट, क्या निकालूंगा, 30। तो आपका 30 सबसे छोटी हो गई, 42 सबसे बड़ी हो गई, तो आपका 12 अंतर आ गया। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, और वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 संख्याएं तो एक कम कर दो, यानी कि 36 तो आपका निकल ही गया, और 6 इंटू 12 2 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका है, ए औसत कर दो, एक तरफ a+2 कर दो, a+3 4 कर दो, a+6 कर दो, ए प्लस इसको a-2 कर दो, a-4 कर दो, a-6 कर दो। ये तो ये 6 और ये 6, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 12। यहीं से ये चीज बनी है, ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो 30 मिनट हो गए, क्वेश्चन अभी भी कम हुए, थोड़ा सा स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि बाएं से दाएं पढ़ने पर ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक स्वर आना चाहिए। व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, और स्वर को वोवल बोलते हैं, यानी कि पहले व्यंजन आना चाहिए फिर स्वर आना चाहिए। एक ही हो गया व्यंजन स्वर, व्यंजन है स्वर है। उसके बाद आगे जाओगे तो देखो, एक ही हो गया, पहले व्यंजन है फिर स्वर है, फिर व्यंजन है ये स्वर है, फिर आगे जाओगे तो एक ये रहा, फिर आगे जाओगे तो एक ये रहा। अब आगे कहां जाओगे तो 5 हो गए, 5 ऐसे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखो ये 1 पे आता है, फिर n14 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 5 पे आता है, 17 पे आता है, 10 पे आता है, 10 पे आता है, फिर 16 पे आता है, और 18 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये फिर 16 पे, ये 25 पे, ये 23 पे, और ये 4 पे। समझना, अगर मैं देखूं ये कितना है, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, +7 +7 +8 +7, तो यहाँ +8 है, तो ये आप ऑप्शन गलत होगा। यहाँ भी देख लो, +5 यहाँ +4 ही है, जबकि यहाँ भी वापस +5 है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अपने को कुछ प्रतीक या संख्याएं दी हुई है, उनके कोड दिए गए, और अपने को शर्तें ध्यान रखनी है। पहले शर्त पढ़ो, सबसे पहले डायरेक्ट आप एक ही काम किया, वो शर्त पढ़ने लग जाओ पहले। देखो थोड़ा सा मुझे ये ध्यान देखना, हाँ ठीक है, अब दिख गया सब। पहली शर्त पढ़े, मैंने कहा पहला तो एक सम संख्या है, बिल्कुल तो सर पहला सम संख्या है, और अंतिम एक विषम संख्या है, अंतिम एक विषम संख्या नहीं है, तो ये शर्त बिल्कुल खत्म हो गया अपने लिए। दूसरा और तीसरा तत्व एक सम संख्या, दूसरा और तीसरा तत्व भी एक सम संख्या नहीं है, तो ये भी खत्म। यदि पहला तत्व एक संख्या है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, तो अंतिम जो एलिमेंट के कोड का उपयोग पहले तत्व के लिए भी किया जाता है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि बिल्कुल पहला संख्या है और लास्ट में एक प्रतीक भी है, तो अंतिम जो कोड, इसका कोड हो @ का कोड, @ का कोड क्या है बताए, एक्स है, तो दोनों तरफ इसने क्या है, पहले तत्व के लिए भी एक्स ही किया जाता है, तो दोनों तरफ एक्स होना चाहिए, तो बात खत्म। यहीं से मेरा ऑप्शन आंसर मिल गया मुझे, आगे मैं एग्जाम में फालतू दिमाग नहीं लगाऊंगा।
ये कथन दिया गया है, कुछ धारणाएं, ये धारणाएं का मतलब अजम्पशन दिए गए और ये स्टेटमेंट दिया गया है। अजम्पशन, आप कथन पढ़िए, तन्मय राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है, मैंने मान लिया ये कथन दिया गया। तन्मय ने विश्वनाथ आनंद के साथ खेला है क्या, एक बार बताओ, इस कथन से आपका धारणा है क्या, एक बार बताओ। राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने के लिए क्या विश्वनाथ आनंद के साथ खेलना जरूरी है? नहीं, तो ये धारणाएं बिल्कुल गलत हो जाएगी। तन्मय ने शतरंज में कई खिलाड़ियों को हराया होगा भाई, नेशनल लेवल तक पहुंचा है कोई भी इंसान, तो ऑब्वियसली उसने कई खिलाड़ियों को हराया होगा, तो आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। 8 व्यक्ति अर्थात हर्ष, खुशी, जय, रोहन, अश्विन, पलक, जयेश और नीलांबर एक 8 मंजिला इमारत के अपार्टमेंट में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। देखो, जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में फर्स्ट गो में आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है, मैं तो कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को उस टाइम के लिए छोड़ देना है। अगर अब भूतल की संख्या 1 है फिर 2 है, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मंजिल हो गए, 8 मंजिल मैंने बना लिए। इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल का नाम है, हर्ष और खुशी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़ दो, जहां चलो बना लो, हर्ष या खुशी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, जहां भी हर्ष और खुशी रहेंगे उसके बीच 2 व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, ये मुझे आसान करेगा। जायेश रोहन के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, अश्विन जय के ठीक ऊपर रहता है। अब समझने का प्रयास करना है, यहां से एक चीज देखी मैंने, यहां जब मैं गया ना, अश्विन और नीलांबर के बीच एक व्यक्ति रहता है, और इसने क्या कहा है, अश्विन नीलांबर के ऊपर रहता है। अब देखो, इन सबको अभी के लिए फिलहाल के लिए हटा दो, मंजिलें अपन बाद में लिख लेंगे। मैंने एक बात बोली, अश्विन नीलांबर के ऊपर रहता है, अश्विन कहीं ना कहीं नीलांबर के ऊपर रहता होगा, अश्विन, जहां भी अश्विन रहेगा उसके एक नीचे कौन रहेगा, नीलांबर, यही तो इसने बोला है भाई, अश्विन नीलांबर के ऊपर रहता है और अश्विन और नीलांबर के बीच एक ठीक एक व्यक्ति रहता है। अब समझना, 3 व्यक्ति ये हो गए, अश्विन जय के ठीक ऊपर रहता है, तो बीच में कौन आएगा, जय आएगा, ये बात भी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई। अश्विन जय के ठीक ऊपर रहता है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब समझ लो, हर्ष 5वीं मंजिल पर रहता है, अभी नहीं पता, और खुशी हर्ष के ऊपर रहती है, ठीक है, हर्ष कहाँ रहता है, खुशी रहती है, हमें नहीं पता। जायेश रोहन के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, हर्ष और खुशी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। अब देखो, हर्ष, इसने साफ साफ बोला हर्ष खुशी हर्ष के ऊपर रहती है, तो खुशी यहां रहेगी, एक मिनट दोबारा, खुशी यहां रहेगी और 2 व्यक्ति इनके बीच रहेंगे और हर्ष यहां रहेगा, 3 व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए। अब समझना, जायेश रोहन के ठीक नीचे रहता है, अगर मैं देखूं, अब ये 3 व्यक्ति है, इन तीनों को भी तो सेटल करना पड़ेगा ना मुझे, अब 3 यहां तो सेटल हो नहीं सकते, 3 नीचे सेटल होंगे, अब 3 नीचे सेटल हो गए तो ऑब्वियसली कौन नहीं बैठेगा, जायेश और रोहन कहाँ बिठाएंगे, तो जायेश को यहाँ बिठाना पड़ेगा और रोहन के ठीक, जायेश को यहाँ बिठाना पड़ेगा और रोहन को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी रोहन के नीचे रहेगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये क्या कह रहा है, जायेश रोहन के ठीक ऊपर, ऊपर ऊपर, ओके, उल्टा हो गया, तो जायेश यहाँ होगा और रोहन यहाँ होगा। देखिए काफी टाइम लग रहा है इसमें, ध्यान रखना, इसलिए बोला था मैंने कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट बाद में करना। अब अश्विन जय और नीलांबर को हमें नहीं पता कहाँ बिठाना है, लेकिन पलक एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहती है, अगर पलक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहती है तो एक बार बताओ, क्या मैं अगर 3 को यहां रख दूंगा, इन तीनों को नीचे यहां रख दूंगा, 4 नीचे होंगे, अब ऑब्वियसली 4 नीचे बैठेंगे। अगर मैं पलक को यहां रख दूंगा, समझना, पलक को मैं यहां रख दूंगा तो ये चौथी मंजिल हो गई, और जिसने कहा है विषम पे रह बैठेगी तो पलक यहीं बैठेगी। अब अश्विन यहां बैठेगा, जय यहां बैठेगा और नीलांबर यहां बैठेगा, चौथी मंजिल पर कौन बैठता है, अश्विन बैठता है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन सवाल था यार, 30 क्वेश्चन भी नहीं हुए भाई। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में भारी बारिश और तेज हवाएं लाने वाले तूफान का नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है। देखो, मैंने कहीं तो पढ़ा था यार ये क्वेश्चन, या फिर किसी मॉक में आया होगा, तो इसका नाम था तूफान कल मागी माएगी। आपको ये मॉक
करवाने का मकसद ये नहीं है कि कैसे करना है, ये मकसद ये भी है कि आपको एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है। मैंने बोला कि हर एक चीज को सोच सोच के करो। कैसे? जैसे बड़ा क्वेश्चन दिखा तो आप उसके बाद के लिए छोड़ दो। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? तो ये की थी दादा भाई नेहरू जी ने। कब की थी? 1866 में, लंदन में की थी, लंदन में। ठीक है। अब एक और कुछ चीजें दादा भाई नेहरू जी के बारे में बता देता हूँ। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कौन कौन से सन में रहे थे। एक्चुअल में ऐसा आया था कि कौन से सन में ये नहीं रहे थे, 1886, 1893 और 1916। तो जो भी चौथा ऑप्शन बचा होगा वही आंसर होगा। ठीक है। इन्होंने कई बार एक पुस्तक के बारे में इन्होंने बहुत सी बार, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी एक पुस्तक है जो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुकी। एक और चीज बता दो, इन्होंने धन निकासी सिद्धांत भी दिया था, धन निकासी सिद्धांत भी दिया था, धन निकासी सिद्धांत। और ये ध्यान रखना, पहले ऐसे शख्स थे जो ब्रिटेन के जो संसद थी ना उसमें चुने गए थे, तो इसका भी ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो, अब आप दादा भाई नेहरू जी के बारे में ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट चीजें, मैं इसीलिए सारी चीजें बता दिया। पास्कल किसकी मात्रक है? एसआई मात्रक पास्कल दाब का है, प्रतिबल का है? दोनों का है तो फिर तीसरे का तो उपरोक्त सभी है तो फिर तीसरे का भी होगा, तो आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। भाई जब दो का है तो फिर उपरोक्त सभी तो होगा ही होगा। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबको पता है कैल्शियम होता है दांतों में और फास्फोरस होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैल्शियम और फास्फोरस होता है दांतों और हड्डियों में। 10 और 12 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य। 10 और 12 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। 4 संख्याएं, इनका औसत ज्ञात कर लो। माध्य का मतलब औसत ही हो गया, अपॉन 4 कर दो। 24, 17, 41 और 60/4 है, इनकी 15 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अश्विन को ज्ञात होता है कि वह लड़कों की पंक्ति में बाएं ओर से 20वां व्यक्ति है और साथ ही दाएं ओर से 10वां व्यक्ति, पंक्ति में कितनी अतिरिक्त लड़कों को शामिल किया जाए कि पंक्ति में 60 लड़के हो जाए? समझना, साफ साफ इसने बोला है कि बाएं ओर से कितना 20वां है और दाएं ओर से 10वां है। तो एक चीज बताओ, तो आप टोटल नंबर ऑफ पंक्ति कितनी हो जाएगी? 10, 20 माइनस 10 माइनस 1, तो ये टोटल 29 लड़के हो गए, 29 लड़के पंक्ति में हो गए। ये क्या कर रहा है, 50 लड़कों तक जाने के लिए मुझे 21 लड़के और शामिल करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21। वैसे एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, अगर एक इंसान की दो जगह से वैल्यू दी गई है, बाएं दाएं या ऊपर नीचे से, तो जोड़ के और जोड़ के और -1 कर दो, बात खत्म, आपकी टोटल नंबर ऑफ संख्याएं आ जाएगी। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका, चलो पानी पी सकता हूँ? आपका टाइम खराब होगा लेकिन सॉरी उसके लिए। सॉरी, चलो शुरू करते हैं वापस। अपने को ये दे रखी एपी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू बराबर, अपने को दो पूर्णांक पूर्णतः विभाजित दे रखे x+2 से और x-2 से। पी और क्यू के मान ज्ञात करने हैं। समझना कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको दो वैल्यू रखनी है, एक तो x बराबर -2 इधर लाओगे तो x बराबर 2। आपको दो वैल्यू रखनी है, एक बार x बराबर -2 और एक बार x बराबर 2 रखनी है। तो इससे आप दो समीकरण बनेगी, उनको सोल्व करना है, उनसे पी और क्यू का मान निकालना है। अब देखो, x की जगह p और 2 का क्यूब करोगे प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो, और ये 3 इंटू -2 प्लस क्यू, तो यहाँ सोल्व करोगे तो ये -8p हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और -6 प्लस क्यू, तो ये कितना हो गया? -8p प्लस क्यू
बराबर 2 ले जाऊंगा, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहली समीकरण ये हो गई आप लोगों के सामने, ये समीकरण आप लोगों के सामने बन गई। क्या सब लोगों को समझ में आ गई बात? अब दूसरे को मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, p। अब देखो यहाँ इसको सोल्व करने जा रहा हूं मैं, p इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस q। तो ये कितना हो गया, 8p प्लस 4 प्लस 6 और प्लस q। तो ये प्लस 10 हो जाएगा इधर जाके, तो इनकी 8p प्लस q बराबर -10। अब देखो ये दूसरी समीकरण हो गई, अब जोड़, अब इनको सोल्व कर दो। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, पहली और दूसरी समीकरण, पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ूंगा तो 8p से 8p खत्म हो जाएगा, तो 2q बच जाएगा और ये -8 बच जाएगा। तो q बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो q बराबर -4 आ गया, ठीक है। यानी कि प्लस वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन खत्म। अगर q का मान मैंने -4 रख दिया, कहीं भी रख दो, यहाँ चलो इसमें रख दो, तो ये -8p -4 बराबर 2। तो ये कितना हो जाएगा, -8p बराबर, ये प्लस हो जाएगा इधर तो 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 6/8 यानी कि माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा, -3/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3/4। ये भी नहीं होगा तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कहाँ शुरू की जाती है, बताओ। ये संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ये मल्टीपल टाइप आया हुआ क्वेश्चन है और एनटीपीसी में भी कई बार आया हुआ है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। और महाभियोग का कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग पर लागू होता है। 1235 इंटू 4523 इंटू 2451 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप लोगों को देखते ही एक चीज दिमाग में आई कि सर इतनी बड़ी संख्या है, कैसे 12 से भाग दूंगा, तो कैसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 का भाग देना होगा। मैंने कि नहीं, गलती क्यों करनी है ऐसी। मैं क्या कहता हूँ कि सब में 12 का भाग दो, सब में 12 का भाग दो, और देखो कितना कितना शेषफल बच रहा है। अगर मैं देखने गया तो 12 से गया और ये कितने 24 बार जाएगा, तो इनकी 11 शेषफल यहाँ से बच गया। और ये 12 से गया 3 बार, इनके 9 92, 12 84 और 93। तो यहाँ से फिर वापस कितना बच गया, 11 बच गया। एक मिनट रुको, मैं 11 ही बचना, 12 9 बचा 92, 8 और 3 83 72, 11 बच गया, ठीक है। अगर यहाँ से मैं गया शेषफल लेने, तो यहाँ से कितना 24 चला गया, तो 3 यहाँ से बच गया। तो यानी कि टोटल मेरे पास ये शेषफल बच गया इनको भाग देने पर। लेकिन अभी भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें फिर एक काम करो, 11/12 और इंटू इनमें भी 12 का भाग दो आप लोग, ठीक है। अभी भी मैंने मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं किया, ध्यान रखना। अगर यहाँ से मैं 11, तो ये तो ऑब्वियसली आपके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि शेषफल तो 11 ही बचेगा। मैं क्या कहता हूँ कि इसको ऐसे मत करो, देख भाई, इसको एक काम करो, इसको -1 लिख लो। तो -1 शेषफल बचा, यहाँ से भी -1 शेषफल बचा, और यहाँ से मैं 3 ही शेषफल बचा दूंगा, ठीक है। तो मेरा शेषफल टोटल कितना बचा, बस अपॉन 12 कर दो सब में, तो ये कितना आ जाएगा। एक्चुअल में ये, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये एक्चुअल में तोड़ने का मतलब है, इसको कोमा में भी दे सकते हो आप लोग। तो ये क्या हो गया, +1 यानी कि 3/12। तो आपका 3 शेषफल बच जाएगा, 3 शेषफल। आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके भी आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, आपको सेम चीजें ही मिलेगी, अलग चीजें नहीं मिलेगी आप लोगों को। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे जुड़े हुए थे, तो ये ध्रुव ज्योति घोष, देखो नाम से कहाँ के लग रहे हैं ये, देखो ये मुझे शायद घोष वगैरह तो ये बंगाल में लगाते हैं ना, लेकिन लेकिन इसने पूछा किससे जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये नहीं पूछा। तो ये छोड़ दो इसको। अपने हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त आउटलेट से शुरू करके कौन सा देश यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है, बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है और आपको ध्यान रखना है, ये कतर बन गया है। ये क्वेश्चन पहले भी मॉक में आया हुआ है। अगर आप लोग सारे मॉक फॉलो करते हो तो आपको कई दिक्कत ही नहीं आएगी। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली 24,000 रुपए में और दूसरी 2,000 रुपए में। तो उसने दोनों बाइक बेची, पहली 20% के लाभ पर, दूसरी 30% के लाभ पर। तो कुल लाभ या हानि,
देखो बहुत से तरीके हैं इसकी क्वेश्चन को करने के, लेकिन इसमें सीधी कैलकुलेशन है 20% और 30%। सीपी मेरे को दे भी रखा है तो खत्म करो ना फिर। 20% लाभ हुआ तो 24,000 का 20% 4800 हो जाएगा भाई। फटाफट कैसे करते हो मल्टीप्लाई, 100 00 से 00, तो ये 10 गुणा करोगे तो 2400 और दुगुना किया तो 4800। यहाँ से 30% करा गया तो 6,000 हो गया। 6,000 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 4800 का प्रॉफिट था, 6,000 की हानि, दोनों को जोड़ा तो -1200 आ गया। इनकी 1200 की हानि हो गई टोटल, खत्म। 1200 की हानि भाई, एक पर 4800 का प्रॉफिट हो रहा था और एक पर 6,000 की हानि, तो ऑल ओवर 1200 रुपए की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आप लोगों को याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रख लेना, 30 जनवरी को मनाया जाता है। a-b का मतलब ये है, तो अब देखो a-b का मतलब है ए बी की माता है, तो m माता है किसकी, n की। एट द रेट का मतलब क्या है, n पिता है o का, और एंड का डॉलर की चिन्ह का मतलब n पुत्री है किसकी, p की। तो अब एक बार बताओ, ओ एम से किस प्रकार संबंध हुआ? ओ एम की ग्रांड डॉटर हो गई, ग्रांड डॉटर, पोती। सरकार ने अपने प्रमुख स्पार्क कार्यक्रम के चौथे संस्करण की घोषणा की है, तो स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? स्पार्क का फुल फॉर्म का मतलब क्या है, स्टूडेंटशिप। स्टूडेंटशिप, देखो ऑप्शन देखो, पहली बात तो ये नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, एक ही ऑप्शन है, स्टूडेंटशिप से शुरू हो रहा है। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन, क्या है, ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, चार चार बिंदु वाले पासे के विपरीत, चार बिंदु वाला ये है, तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये कॉमन है। तो अब एक बात बताओ, ये सब कॉमन हो गए, तो इसके विपरीत कौन हो गया, दो बिंदु वाला, दो बिंदु वाला, खत्म। अपने को पर्सन दिया गया है और अपने को क्या ज्ञात करना है, कथन दे रखे, और अपने को डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कुल मिला के बात ऐसी है। ये पूछ रहा है कि इनमें से 5 मित्र एस टी यू वी डब्ल्यू की आयु अलग अलग है, इनमें से दूसरा सबसे बड़ा कौन है? पहली बात तो मैं पहले से सोल्व करूंगा, डब्ल्यू टी से छोटा है, टी से छोटा है, ठीक है, और डब्ल्यू यू से बड़ा है, डब्ल्यू यू से बड़ा है, लेकिन इससे क्या मुझे दूसरा व्यक्ति मिल गया, नहीं मिला, तो इससे तो नहीं मिल रहा। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से टी सबसे बड़ा है, टी सबसे बड़ा मान लिया मैंने, टी सबसे बड़ा, और वी से केवल एक व्यक्ति छोटा है, तो वी यहाँ लग दिया और वी सी यहाँ नहीं, तो इससे भी क्या मुझे दूसरा व्यक्ति, इनमें से दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा तो यहाँ वाला होगा, तो वी, तो ये इससे भी नहीं मिला। अब दोनों से नहीं मिला तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि भैया मैं दोनों को मिलजुल कर मिला सकता हूँ, या दोनों को जोड़कर मिला सकता हूँ। अब मैंने जब दूसरे से ये मिला, तो एक चीज देखी मैंने कि टी सबसे बड़ा हो गया और वी दूसरे नंबर छोटा हो गया, 5 व्यक्ति है तो एक बीच में आएगा, एक व्यक्ति, ध्यान रखना। अब ये क्या कह रहा है कि टी है ना, डब्ल्यू से बड़ा है और वी से छोटा है, यू से बड़ा है, डब्ल्यू टी से छोटा है, डब्ल्यू टी से छोटा है और यू से बड़ा है, तो एक सिचुएशन ये बन गई, और यहाँ कौन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, बात खत्म। तो दोनों से मिला के आपका आंसर मिल जाएगा, तो आपका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 41, 43 और 47, तीन ही अभाज्य संख्याएं 40 और 50 के बीच, और कोई तो नहीं है ना, नहीं है। अपने को ये दे रखा है और अपने को ज्ञात ऑप्शन ज्ञात करना है, तो मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, जब भी ऐसी श्रृंखला है तो आप लोग गिन लिया करो, काउंटिंग कर लिया करो, कितने आपको अल्फाबेट दे रखे, 3, 6, 9 और 2 11, और 11 और 7 18, 18 दे रखे। अब देखो 18 को तोड़ने जाओगे तो तीन ही तरीके से तोड़ सकते हो, 3 3 3 3, या फिर 6 6 और 6 और 9 9। तो मैंने जब एक चीज कॉमन दो की देखी मैंने कि यहाँ y पीछे है और यहाँ भी y है, ये 6 है, तो यानी कि ऑब्वियसली यहाँ भी 6 होंगे और ये भी 6 होंगे, यानी कि 6 6 में टूटा होगा। और यहाँ पे देखो ये भी क्या है, यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ m होना चाहिए, यहाँ m है तो यहाँ भी m होना चाहिए। जेड है, जेड के बाद ओ है, जेड के पहले कौन है, टी है, टी यहाँ है तो यहाँ जेड होना चाहिए। अब देख लो एम ओ
के, MOK, 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 ये रहा डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक होटल में 149 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 9 दिनों के बाद 37 व्यक्ति होटल छोड़ जाते हैं तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा? देखो, इसको करने के काफी तरीके हैं। कर तो आप ऐसे भी सकते हो, 148 इंटू 51 बराबर 9 इंटू 37, सॉरी 9 इंटू 148 प्लस x इंटू 1, कितने 37 व्यक्ति छोड़े हैं ना, तो 111, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। इक्वेशन जो साधारण लोग करते हैं, मैं नहीं कहता कि साधारण लोग जैसा करो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया अगर 148 व्यक्ति होते, 51 दिनों का राशन होता, तो 148 के 148 दिन होते, 148 के 50 व्यक्ति होते और 51 दिन होते तो प्रॉपर चलता, वहां तक ही चलता। लेकिन 9 दिनों के बाद 37 व्यक्ति होटल छोड़ गए। अब देखो, 9 दिनों के बाद 42 दिन बच गए। अगर 42 दिन में 148 के 148 व्यक्ति होते तो सेम दिन चलता। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब 148 दिन रह गए, यानी कि ये अभी भी मेरे पास शेष चीजें बची हुई है, लेकिन इनको और चलाना है। मुझे कितने दिन चलाना है अभी मुझे नहीं पता, कितने दिन चलाना है, एक दिन चलाना है। इसने दिन पूछे और व्यक्ति मेरे पास 37 छोड़ के जा चुके, तो 148 टोटल, तो 37 छोड़ चुके तो 111 बच गए। अब इनको सोल्व कर दो। आपका 100 भाई 37 से ये 3 बार, ये 37 से ये 4 बार, और ये 3 से ये 14 बार, तो x बराबर कितना आ गया 56, यानी कि 56 दिन और चलेगा आपका ये भोजन। 2200 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछिए। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज सहित चक्रवर्ती ब्याज संयोजित किया जा रहा है, लेकिन वार्षिक ब्याज पूछिए इसने। जिनके जो भी ये ऑप्शन है वो वार्षिक ब्याज के रूप में दिए गए हैं। इसकी आदि की ब्याज से आप लोगों को ज्ञात करना है। देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका क्या कहता है कि भैया आप क्या करो, अमाउंट बराबर P1 प्लस R बाई 100 और T का फॉर्मूला लगा दो, जो कि मैं कहता हूं कि भैया अगर आप इसको सोल्व करने गए ना, तो मैं क्या कहता हूं कि अमाउंट कितना हो जाएगा 2200 ये है और ब्याज ये है, तो ये कितना हो गया 3800, यानी कि 6036.8 बराबर P यानी कि 2200 इंटू 1 प्लस R कितना R, और ये R/2 है, अर्धवार्षिक है, तो R/2 इंटू 100 और इसका दूना है, यानी कि 2T, यानी कि तीन टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको सोल्व करना कितना मुश्किल हो गया 2200 यहाँ पे। अब ये सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़े जद्दोजहद हो गए। अब देखो तो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, मैंने कि ये बेवकूफ़ी है, छोड़ दो इसको। अगर आपको नहीं आता है तो फिर ऐसे करना है। मैं कहता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट तरीका देखो, 1.5 वर्ष से 1 वर्ष का ब्याज ये है। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो 32.5 होगा। तो ये यानी कि अभी के लिए मैं एक ऐसा ऑप्शन उठाऊंगा जो मुझे पास ले जा सके। ये 2200 का 3800 ये कितना के करीब होगा, लगभग मैं मान के चलूँ इसका 50% परसेंट कितना होता है 3300, और 500 और बच गया 536, यानी कि लगभग मैं मान के चलूँ कि 175% के आसपास है। ठीक है, 175% मैं बनाऊंगा कैसे, अब समझना। मान के चलो मैं एक ऑप्शन उठाया 60%, इनकी अर्धवार्षिक रूप से 30% ही होगा। एक साल में इनका ब्याज कितना हो जाएगा 30 प्लस 900/100, इनकी 69 हो जाएगा। अगर 69 में मैं 30 और जोड़ूंगा, इसका करूंगा प्लस 30 इंटू 69 करूंगा, तो ये कितने के आसपास जाएगा, लगभग 99 110 के आसपास चला जाएगा। तो इनकी 30 से बैठेगा नहीं। अब एक और ऑप्शन 80 बच गया। अगर मैं 40 प्लस 1600/100 करूं, तो यहां से मुझे कितना बच गया 80 और 96% बच गया। अगर अब मैं और जाऊंगा, समझना, तो 96% प्लस 40 प्लस 96 इंटू 40 बच गया अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 136 प्लस 0 से 0 और यहाँ से 2 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 96 192
बटे 2 यानी कि लगभग 38 के समथिंग आ जाएगा, 38 के समथिंग। 38 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 174 के आसपास आ जाएगा। यही तो ये चीज है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी खत्म। अप्रोक्सीमेशन में आपको सोल्व करना है एग्जाम में। अगर आप लोग उस तरीके से चले गए तो फंस जाओगे। ऑप्शन काफी काफी दूर है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है आप लोगों को। संपादक अखबार बनाता है, किसान विक्रय नहीं, दीवार राजमिस्त्री नहीं। ये राजमिस्त्री दीवार बनाता है, उल्टा लिख दिया इसने, बावर्ची चाकू नहीं है। तो कवि कविता लिखता है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। 1250 रुपए की बी प्रतिशत का ए प्रतिशत 45 है, और 550। अभी मेरे को बी प्रतिशत भी नहीं पता, ए प्रतिशत भी नहीं पता, तो छोड़ दो। 500 रुपए के 10% का बी प्रतिशत 12 है, समझना। 500 रुपए का 10% कितना होता है सर? सर कितना होता है सर? 50 होता है। 50 का 12, 50 का 20% कितना हो गया? 12। 2 बार गया तो बी बराबर 24% हो गया। यानी कि बी का मान कितना आ गया? 34%, 24%। तो ए का मान पूछा, अब सोल्व कर दो। 1250 इंटू बी, यानी कि 24% को मैं 6 बटे कितना लिख सकता हूँ? 6/25 लिख सकता हूँ। इंटू A/100 लिख दिया मैंने, बराबर 45 है। सोल्व कर दो आप, फटाफट सोल्व कर दो आप लोग। सोल्व करने जाओगे, 1 0 से खत्म हो गया, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से ये 15 बार। तो ए बराबर 15% आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। सरकार के कराधान और विनिमय से संबंधित कौन सा है? मौद्रिक नीति नहीं है, श्रम ब्याज नहीं है, व्यापार नीति नहीं है, राजकोषीय नीति है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ये तो वो क्वेश्चन है जो आपको आना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। और क्या ही बोल सकता हूँ, नहीं आता है तो। भारत में 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? करंट पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी होगी तो पता होगा। सभी के लिए स्वस्थ भोजन नहीं, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, बी आपका आंसर हो जाएगा। शनि पूर्व के सम्मुख के, शनि क्या है ना, पूर्व के सम्मुख के। शनि इधर मुख करके सम्मुख खड़ा है, वो 45 दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक, ये सॉरी क्लॉकवाइज बोलते हैं। मान के चलिए ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो 135 डिग्री घूमेगा। अब वामावर्त यानी कि, एक मिनट रुको, क्लॉकवाइज तो इधर घूमेगा ना, वामावर्त उल्टा घूमेगा, तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री, तो उसका मुख अब उत्तर दिशा में होगा। क्या सबको समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया, बहुत से लोगों को नहीं आया। तो एक काम करना, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना बड़ा है? 90 डिग्री। तो बस अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, ये पूर्व की ओर है तो 90 डिग्री घुमा दो इधर, बस खत्म, उत्तर दिशा में हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। दूसरा वाले का तरीका ज़्यादा बेस्ट है, मेरे ध्यान रखना, क्योंकि जब ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी ना तब आप लोगों के लिए ये चीज़ें काम करेगी। संकला में ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर भी और ठीक बाद एक संख्या भी? अक्षर होना चाहिए, 2 अक्षर होना चाहिए और संख्या होनी चाहिए। एक ये रहा, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कितने हुए? 4 हो गए ना। ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है? ठीक है, एक, एक, दो, अ, दो, 3, 4, 4 हो गई, 4। 1 किलोवाट एच हावर प्रति घंटा, ठीक है। बताओ कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁸। अगर आप लोगों को सीधा पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो क्या ही करो बताओ। फिर तो आप लोग ऐसे ही करो,
किलोवाट को 1 × 1000 इंटू, अरे अरे अरे, एक मिनट तो गड़बड़ हो गया, सही है सही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला सॉरी। क्यों? क्योंकि देखो 1 किलोवाट का मतलब 1000 होता है, 1000, और हावर है तो इसको क्या मिनट में बदलना, सेकंड में बदलना है, 60 × 60, ये कितना हो जाएगा, जब 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो और 36 यानी कि 36 लाख हो जाएगा। तो 36 लाख को कैसे लिखा, 3.6 × 10⁶ लिखा जाएगा। 5 जीरो है और इसको 6 जीरो बनाने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुल मिला के 6 जीरो बनाने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ट्रेन ए स्टेशन एम से पूर्वा 6 बजे चलना शुरू करती है और उसी दिन स्टेशन एन पर अपराह्न 2 बजे पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से पूर्वा 6 बजे चलना शुरू करती है और उसी दिन अपराह्न 3 बजे एम पर पहुंचती है। तो मिलने का समय ज्ञात करना है। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं क्या कह दूं, अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा ही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, या फिर ये भी कह सकता हूं टाइम का उल्टा ही स्पीड हो जाएगी, सेम ही चीज है। ट्रेन ए एम से एन तक जा रही है और कितने घंटे ले रही है, सुबह 6 बजे चल रही है ना, और 2 बजे पहुंच रही है, तो कितने घंटे ले रही है भाई, पूर्वाध 6 बजे चल रही है और अपराध 2 बजे मिल रही है, तो 6 से 6 12 और 8 घंटे ले रही है। यानी कि ट्रेन एक टाइम कितना ले रही है, टाइम का रेशो 6 और स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, अभी देखना। और ये कितनी ले रही है, बी 8 से चल रही है और 3 बजे पहुंच रही है, 4 3 7 यानी कि 20 7 ले रही है, ये 8 ले रही है, 7 ले रही है। अगर इस टाइम का रेशो ये हो गया तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो 7 रेशो 8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच, अगर इन दोनों का एलसीएम में क्या लूं, 56 लेना पड़ेगा, 56 किलोमीटर। मैं मान लेता हूं कि एम और स्टेशन एम के बीच दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। अब समझना, आप लोगों को इसको करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करो, एक 6 बजे चल रही है, एक 8 बजे चल रही है, तो दोनों को बराबर बना दो, इसको 6 बजे से चला के 8 बजे तक ले आओ। एक ही स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 2 घंटे और चलाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगी 8 बजे तक। 2 घंटे में 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर चल गई, तो अभी भी मेरे पास 42 किलोमीटर बचे। अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो जुड़ेगी, तो 8 और 7 दोनों की स्पीड 15, 42 15 से कितने घंटे में पहुंचेगा, 2 घंटे और 12/15 यानी कि 4/5, 2 घंटे और 4/5 इंटू 60 यानी कि 48 मिनट, यानी कि 8 + 2 घंटे + 48 मिनट, यानी कि 10:48 का आपका आंसर हो जाएगा 48 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है, सरल कर दो फटाफट। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ये 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा, 793, 793। खत्म। नेक्स्ट, वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये वस्त्र क्षेत्र की बात करें तो ये दी गई है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये दी गई टैक्स रैंप योजना। हाल ही समाचारों में चर्चित भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, सबको पता है, 1960 में। डेट भी बता देता हूं मैं आप लोगों को, 19 सितंबर 1960। आपका डी आंसर हो जाएगा। नो नो नो, अपने को ये दे रखा है x + y का अनुपात, y + z का अनुपात और z + x का अनुपात ये है, और x + y + z बराबर ये है। अब देखिए, मान के चलिए मैं इसको 3x मान लेता हूँ और इसको 7x मान लिया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y + 2z बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 5 8 और 7 15x हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 15x। समझना, इसने x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दे रखा है 45, तो 2 इंटू 45 बराबर 15x। तो 15 से 15 3 बार गया तो x बराबर क्या आ गया 6, x बराबर 6 आ गया और मुझे z का मान चाहिए। अब एक चीज बताइए, अगर मुझे z का मान चाहिए, z है कितना रेशो में, x प्लस देखो टोटल कितना है 15, 15 का आधा इनकी टोटल 7.5 है, इनकी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7.5 है। अगर मैं 7.5 x है, अगर मैं x प्लस वाई घटा दूं तो मुझे z मिल जाएगा, x प्लस वाई कितना है 3x, तो z बराबर क्या हो जाएगा 4.4x 4.5x। तो मुझे 4.5x का मान ज्ञात करना है, 4.5 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 27, आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। माध्यिका और माध्य ज्ञात करना है। पहली बात तो अगर माध्य ज्ञात करना है अपने को, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्य तो एवरेज होता है, सबको जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का भाग दे दो। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो टोटल संख्याएं कितनी है 3, 6, 9 और 2 12। 12 है तो 12 में भाग दो 2 का, तो 6वीं और 7वीं प्लस 1 करके 7वीं का औसत आपका माध्यिका हो जाएगी। लेकिन ये माध्यिका ज्ञात कैसे करते हैं सर, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में चीजें जमानी पड़ेगी। आरोही क्रम में कैसे जमाओगे, 7, पहले बात तो माध्य ज्ञात कर लो, पहले माध्य ज्ञात कर लो, सबको जोड़ दो। 15, 17, 32, 48, 48 और 7, 55, 65, 77, 91, 91 और 16, 107 और 19, 126, 138 और 16, 154, 154 बटे कितना है 12, 12 है ना 12, तो कितना हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया यार माध्यिका में। कुछ गड़बड़ जुड़ गया क्या, 1 मिनट रुको। 15 और 17 32, 48, 55, 65, 77, 91, 107, 126, 138 और 16, 154, 154 कितनी संख्या 3, 6, 9 और 2, 11 ही है यार, 11 संख्या ही है। खत्म। तो 14 आपका माध्य हो गया, तो 14 वाला होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब 11 संख्याएं तो सिंपल सी बात है ऑब्वियसली, तो 5 5, तो आप लोगों को 11 का भाग देता हूं मैं 2 में, तो 5 बार जाएगा, तो 6वीं संख्या आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। इनकी आरोही क्रम में जमाने के बाद 6वीं संख्या, आरोही क्रम में सबसे छोटी 7 7 है, फिर 10 है, 10 के बाद 12 है, फिर 12 है, एक और 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो आपकी 6वीं संख्या कौन सी हो गई 15, बस खत्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। आपको एग्जाम में लिखना, अब एग्जाम में कैसे करना है, माध्य निकाला और माध्यिका कैसे निकालनी, 6ठी निकालनी, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म और 6ठा ये खत्म। तो आपका आंसर ये। ऐसे वहां पे ऐसे करना है, लिखना नहीं है वहां पे, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। इनके बीच डिफरेंस कितने का है 17 का, इनके बीच 17 का 17 का, तो इनके बीच भी 17 का डिफरेंस होगा, तो 77 आपका आंसर। बड़ा इजी सवाल देखते ही पता लग गया। अभी मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप टोटल अल्फाबेट गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और ये 7, 16 हो गए 16। तो 16 को तोड़ो, देखो डी यहाँ भी है लास्ट में, तो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो डी यहाँ भी होगा, इनकी डी होगा यहाँ पे, दूसरे पे डी आएगा, दूसरे पे डी आएगा। ठीक है, देखो सबसे स्टार्टिंग टी से हो रही है, तो यहाँ टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, यानी कि पीछे से दूसरे पे टी आएगा, सब में दूसरे पे टी है। 1 मिनट, सॉरी सॉरी, सब में दूसरे पे टी है, देखो ओके। अब एस के बाद क्या है, एस बीच में है, इसके बाद एस के बाद आर आता है, आर पीछे आएगा, इसमें आर नहीं है, इसमें आर है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग अब बाकी भी सोल्व करके भी देख सकते हो। एस टी के बाद क्या है एस है, फिर डी है, फिर एस के बाद आर है, फिर टी के बाद क्या है एस है, बस खत्म। अब आप लोग देख लीजिए एस डी टी आर एस टी आर, बस खत्म। इस तरीके से भी आप लोग क्या
6 के दो क्रमागत गुणजों का योग 66 है, तो दोनों युग्मों में सबसे छोटा गुणज कौन सा है? देखो, करने के तरीके बहुत है। मैं क्या कहता हूँ कि बाई ऑप्शन उठाओ। मान लो मैंने 36 सबसे छोटा उठाया, तो अगली क्रमागत कौन सा होगा? 42। 36 और 42 का मान होगा 66 नहीं। 24 और 30 का मान 54 होता है, नहीं होगा। 30 प्लस 36 का मान 66 होता है, बिल्कुल। तो आपका आंसर ये हो गया, खत्म। एक तरीका ये है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम में 10 सेकंड में करने का। बाकी दूसरा तरीका क्या है? देखो, मान के चलो एक संख्या सबसे छोटी मैंने x मान ली, और उसकी दूसरी अगली जो आपकी संख्या x प्लस 6 मान ली, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 66। तो 2x बराबर 66 माइनस 6, इनकी x बराबर 60/2, इनकी सबसे छोटी संख्या हो गई 30, खत्म। ये भी तरीका इजी ही है, लेकिन ये तरीका मुश्किल कब हो जाता है? जब बड़ी संख्या आ जाती है। नेक्स्ट, ए जोड़ को दर्शाता है, इनकी सी किसको दर्शाता है? घटाओ को 12, ए जोड़ को 6, बी किसको दर्शाता है? गुणा को 4, डी किसको दर्शाता है? भाग को 8, ए जोड़ को दर्शाता है 15, डी भाग को दर्शाता है 5। ये 3 हो गया। 17 माइनस 12 प्लस ये कितना हो गया? 24/8 प्लस 3, तो ये 17 माइनस 12 प्लस 3 प्लस 3, तो 17 और 6 23, 23 में से 12 गया तो 11, खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आप लोगों को। बड़ा बेहतरीन सवाल, जो कि बिल्कुल घटिया सवाल, बेहतरीन नहीं कह सकते, मजाक की बात है। फिलिप्स वक्र, ये तो सबको पता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो चक्र को दर्शाता है। यदि 6 और 7 का एलसीएम x और y के एलसीएम का आधा है, मान के चले 6 और 7 का एलसीएम इन दोनों के, 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 42, इसका आधा है, तो x और y का एलसीएम कितना होगा? इसका दुगुना होगा, 84। अगर ये कह रहा है x का मान 12 है, x का मान 12 है, तो y का मान क्या होगा? तो y का मान 7 रख दो। 12 और 7 का एलसीएम आपको पता है 84 होता है, 84, खत्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, y का मान 7 हो जाएगा। इजी सवाल, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ए और बी एक कार्य को 20 घंटे में पूरा करते हैं और 5 घंटे पश्चात ए का कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य को पूर्ण करने में बी को 45 घंटे लगते हैं। ए अकेले पूरे कार्य का आरंभ से करता है और उसे पूर्ण करने में कितना घंटे लगते हैं? समझना। देखो, इसको करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं बाय ऑप्शन भी कर सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इसको सबसे बेस्ट तरीका, और आपके, मैं कहता हूँ एक्यूरेसी बढ़ाई कैसे जाती है, इसी तरीके से बढ़ाई जाती है। हर क्वेश्चन को करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, ए प्लस बी मैंने कार्य किया और 20 दिनों तक कार्य किया, टोटल कार्य हो गया, टोटल कार्य हो गया। अब इसके बराबर में भी जो भी आएगा टोटल कार्य हो गया। मैं क्या कहता हूँ, ए ने 5 घंटे कार्य किया, ए ने 5 घंटे कार्य किया और कुछ कार्य किया, और प्लस बी ने 45 घंटे कार्य किया। इसको सोल्व कर दो, ए और बी की एक्यूरेसी एफिशिएंसी आप निकाल लो। 20 बी बराबर 5a प्लस 45b, तो यहाँ इधर लाओगे तो 15a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25b हो जाएगा। तो a बटे बी बराबर क्या हो जाएगा? 25/15, यानी कि 5/3, यानी कि a की एफिशिएंसी 5 आ गई और b की एफिशिएंसी 3 आ गई। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से 20 दिन का घंटे कार्य किया। ए को कितना, ए पूरा कार्य कितने दिनों में कर देगा? 5 से की एफिशिएंसी है, तो 5 से 4 बार गया, तो कितने घंटे बच गए? 32। जबकि यार ये तो, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई क्या? 5 घंटे शेष कार्य को बी 45 घंटे में करता है, तो ए अकेले पूरे कार्य को आराम से करता, तो उसे पूर्ण करने में कितने घंटे लगते? ओके, ए प्लस बी 20, ठीक है। 5 घंटे ए ने कार्य किया, शेष कार्य को पूर्ण करने में बी को 45 घंटे लगते हैं। ठीक तो है यार, 20 में से ठीक है 5 15 गया, 20 इधर 25 हो गया, ए बटे बी, तो 5 और 3 भी है, 8 इंटू 160, 20 ही ठीक है। एक एफिशिएंसी 5 है, तो 4 32 है। अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया।
चलो इसको छोड़ दो फिलहाल, अगर कुछ फंस गए होंगे तो मैं देखो, अगर फंस गए तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे वैसे फंस जाना। आपको देखो 10 मिनट बचे हैं, समझना। आप लोग अगर ऐसे फंस के रह गए ना, तो आपको वहाँ नहीं आ रहा ना, तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्योंकि आप लोगों को बाकी क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं बाकी क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी अगर इसमें कुछ दिक्कत आई होगी तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। यू इंटू का मतलब क्या है? यू पति है वी का, और प्लस का मतलब वी माता है जेड की, इंटू का मतलब जेड पति है वाई का, और माइनस का मतलब वाई बहन है किसकी, डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित हुआ? डब्ल्यू क्या निर्धारित कर सकते हो आप लोग? इसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका तो जेंडर मुझे पता ही नहीं है कि ये बही लड़की या लड़का है, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये होगा आपका आंसर। एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम को चौड़ाई बदलने के लिए सबको पता है टेबल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। टेबल प्रॉपर्टी अक्टूबर 2025 में 1993 बैच के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सबको पता है, बड़ा सीधा सवाल। परवीर रंजन। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? बताओ। जो आपकी मिस मेक्सिको थी ना, उसी ने इसका थाईलैंड में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आश्चर्यजनक दवा ओजोम्पिक की निर्माता नोवो नोर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? नोवो नोर्डिक्स, ये मुझे क्या लगता है ना कि ये शायद नोवो नोर्डिक्स डेनमार्क क्यों नहीं चाहिए, डेनमार्क। किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाता है? सबको पता है कि मोतियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? हैदराबाद को। कानपुर को किस रूप में? इसको चमड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। किस चमड़ा शहर के रूप में? नागपुर को ऑरेंज सिटी, पुणे को डेक्कन की रानी, डेक्कन की रानी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है उत्तराखंड में है। एवरग्रीन क्वेश्चन। देखो इसमें ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, और मुझे ये ज्ञात करना है। इसको मैं x प्लस 1/x, अगर इसको x माइनस 1/x कर दूं तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना। x प्लस, इसमें भी x का भाग दे दो सब में, तो ये x माइनस 7 प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x प्लस 1/x बराबर 7 आ गया। और समझना, अगर मैं यहाँ से x माइनस 1/x निकालने जाऊंगा तो क्या होता है? 7 का स्क्वायर, यानी कि एक प्लस से माइनस में जाऊंगा तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, तो ये क्या हो गया? √45। तो ये क्या हो जाएगा? 3√5। लेकिन अब जब आपने देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 3√5, तो ये क्या आ गया? 21√5। ये आंसर आ गया। सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते, ये आंसर लगा देते हैं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर लगा देते और सोचते कि मैंने तो कर दिया। लेकिन लोगों ने एक चीज नहीं देखी। क्या नहीं देखी सर? ये चीज तो नोटिस ही नहीं की। क्यों? अब देखना, मेरी बात को समझना। ये माइनस में आएगी, ये माइनस में आएगी, तो ये भी माइनस में आएगी। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। सर माइनस में क्यों आएगा सर? आपने तो प्लस में निकाला। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो समझना, मेरी बात को समझाता हूं मैं आप लोगों को। x 0 से बड़ा हो और x से छोटा। अब देखो, मान लो मैंने 0.5x मान लिया, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, ये 1/2 है, 1/2 है। मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इसका ये x माना, इसका उल्टा किया, 1/x किया, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया उल्टा। तो 2 हो गया तो क्या 0 से बड़ा और 0 से 1 से छोटा आया? नहीं आया, नहीं आया। इसीलिए इसको माइनस, इसको माइनस में ही लिखा, इसलिए इसको माइनस में लिया जाएगा। ध्यान रखना इसको, 1/x को। इसी वजह से माइनस में आएगा, तो इस वजह से आपका आंसर भी माइनस में आएगा। गलती मत कर देना। और ये देखना 99% लोगों ने यही गलती की होगी, ए आंसर लगा दिया होगा।
जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अचौर्य को संदर्भित करता है? तो अचौर्य का मतलब होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, असत्य, असत्य। ये अभी एनटीपीसी या किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वेंकट ने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्च किया और उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया और उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया? देखो, क्रय मूल्य का 10% खर्च किया, पहली बात तो मरम्मत पर समझना। 20% के लाभ पर बेचा और 2200 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 20% का मान ही 2200 है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो 100% का मान मैंने ज्ञात कर लिया। सॉरी, 10 से 10, 2 से 1100, तो 1100 यानी कि 11,000 आ गए, 11,000। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सीपी कितना आ गया? 11,000। यानी कि वो स्कूटर उसको 11,000 रुपए में पड़ा था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, जो भी उसका क्रय मूल्य था ना, उस पर 10% का खर्च हुआ था। यानी कि अगर वो 100 रुपए में लाया था ना, तो उस पर 10% का खर्च हुआ था। यानी कि उसका क्रय मूल्य एक्चुअल में 110%, एक्चुअल में तो था 100 ही, लेकिन उसको एक्चुअल में 110 का पड़ा था वो। तो ये अगर 110 का मान ये है, तो इसने क्या खर्च पर कितना खर्च किया? 10% खर्च किया। 10% ये लो, 11 से तो 1,000 बच जाएगा, तो मेरा 1,000 आंसर हो जाएगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली के फेरी पेरिफेरल उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखो, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, तो सीपीयू नहीं होता। पेरिफेरल की बात कर रहा हूं मैं। अरे यार, आंसर तो लगा है नहीं। लगा दिया क्या? हाँ, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। विशेष सहायता राज्यों के लिए निवेश के लिए पूंजी निवेश, ये नहीं पता, छोड़ो। ये क्या कह रहा है कि पांच अंक, 5 3 अंक की संख्याओं को, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। सबसे बड़ी अवरोही क्रम का मतलब क्या है? सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। 893 सबसे बड़ी है, फिर 716 है, फिर कौन सी है? 546 है, फिर 279 और 82। ये क्या कह रहा है कि बाएं छोर से चरम से चौथी संख्या ये हो गई 279 का तीसरा अंक 9 होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी आपके पास 4 मिनट है। एग्जाम में ये ट्रिक अपनाना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इसको करने जाऊंगा तो मैं 4 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। एक सुपरमार्केट में एक दुकानदार ने 30% की वृद्धि के बाद 20% की घोषणा की, तब वस्तु का कितना लाभ? जिसकी वास्तविक कीमत 300 रुपए है। मान के चलो 300 रुपए की कोई वस्तु थी, मैंने 30% की वृद्धि की घोषणा की, तो 130 हो गए। अब मैं इस पे 20% की छूट भी दे रहा हूँ, 4/5 पर बेच रहा हूँ, 5 26, तो 104 पर बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 4% का। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये 100% नहीं है, इसकी कीमत 300 है। 100% का मान 300 है, तो 4% का मान 12 हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत? जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 2025 के संस्करण के अनुसार सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में भारतीय रैंकिंग क्या थी? 99। एसडीजी इंडेक्स में आपकी रैंक क्या है? 99 इंडेक्स। बताओ, किसकी जगह क्या रखा जाए? बताओ। देखो, ना तो 2 में 9 का भाग जाता है, ना ही 9 में 4 का भाग जाता है। इनके तीसरे और चौथे पे तो भाग नहीं रख सकते, तीसरे और चौथे पर भाग नहीं रख सकते, और इसमें है भी नहीं। अब सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं 96 को 6 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? लगभग मैं करूंगा 540 प्लस चला जाएगा, लेकिन इधर तो 540 में तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नहीं बनेगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब इसको सोल्व करता हूँ। अब ये दो बच गए मेरे पास, सोल्व करना ही पड़ेगा। अब इन दोनों में से एक को सोल्व कर लेता हूँ, एक नहीं होगा, वही आंसर होगा। 96/6 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 9 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 32 बराबर 2 प्लस 36 38। ये तो नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर ये एक ही ऑप्शन बच गया। तो कर दो 16 माइनस 2 बराबर 2 इंटू 9 माइनस 4, तो ये कितना हो गया? 14।
18 माइनस 4 यानी कि 14। तो आपका आंसर ये हो गया, खत्म। ये क्या कह रहा है कि MUSPOPAT शब्द मिलाकर अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पहली बात है 3, 6, 9 और 12 शब्द है। 3, 6, 9 और ये 11 है, तो ये तो नहीं बनाया जाएगा। 3, 6, 3 ये भी नहीं बनाया जाएगा भाई। 11 इसमें अपने को 11 अल्फाबेट 12 अल्फाबेट दे रखे हैं, सबका उपयोग करना है तो बस, तो 12 अल्फाबेट वाला ही बनेगा। अब समझना, अगर देखो मैं इसमें पी का यूज करूं तो पी एक बार है, बिल्कुल है पी। एच बी है, एच बी है। आई बी है, आई बी है। एल बी है, एल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, तो फिर यही बन जाएगा, खत्म। अब मैं अब मिलाने नहीं बैठूंगा भाई, एक चेक कर लिया बस, बात खत्म। कुछ दांत ब्रश हैं, कुछ दांत क्या है, ब्रश हैं। सभी ब्रश पेस्ट है, और कुछ पेस्ट क्या है, जेल है। ये कह रहा है कुछ ब्रश जेल है, कुछ ब्रश जेल है, बिल्कुल है। नहीं, कुछ ब्रश जेल नहीं है। देखो, हो सकता है ये यहीं रह जाता, हो सकता है ये यहाँ भी चला जाता, तो ये एक बात बिल्कुल गलत है। कुछ दांत पेस्ट है, बिल्कुल है, ये तो है ही सही। तो आपका दूसरा अनुसरण करेगा, सी आंसर। अभी इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई जीके का क्वेश्चन फटाफट निपटा देते हैं। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 2, तो ये रहा डी। तो अब तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो छोड़ दो उसको। जो क्वेश्चन हुए अच्छी बात है, नहीं हुए उनको अभी कर देंगे, बचे हुए क्वेश्चनों को। आप टेंशन मत लीजिए, बस मजे से पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए, यही आपका काम होना चाहिए, और बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए आप लोग। अब जो क्वेश्चन रह गए, जो क्वेश्चन नहीं आए थे, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। फिल्टर मारो, अनअटेम्प्ट लगाओ भाई। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे जुड़े हुए थे, बताओ, पता है किसी को, नहीं पता। पारिस्थितिकी से जुड़े हुए थे, किससे, पारिस्थितिकी से। इस चीज को भी देखो, कितने कितने लोगों ने आंसर दिया है भाई, देखो सिर्फ 6% लोगों ने आप लोगों को आंसर दिया है। इस चीज को भी आप लोग देखना। 38 के बाद 69, ये क्वेश्चन जब अपन सोल्व करने गए थे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आई थी, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आई थी। इसमें एक दिक्कत की थी, अपन ने इसको पढ़ने में गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी, अपन ने सही तो लिखा था A+B/20, 20, लेकिन 5 घंटे बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसने ये नहीं बोला था कि ए शुरू ए ही करता है, यानी कि स्टार्टिंग के 5 घंटे A+B करते हैं, ये गलती की थी उस टाइम। और बी 45 घंटे करता है, 45। अब सोल्व कर दो इसको, 20A + 20B बराबर 5A + 5B + 45B। तो ये कितना हो जाएगा, 15A बराबर ये कितना हो जाएगा, 50 में से 20 गए 30B। तो A/B बराबर कितना हो जाएगा, 30/15, यानी कि 2/1। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। टोटल 20 दिन A+2 × 20, यानी कि टोटल कार्य 3 × 20 हो गया, और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से 10 बार गया, तो 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 30 घंटे, सॉरी 30 घंटे। सही है, अब सही है। उस टाइम मेरे से गलती हो गई थी, पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका देख लो भाई, ए आंसर है। विशेष सहायता राज्यों के लिए पूंजी निवेश योजना के लिए आवंटित केंद्रीय धन ये है। ये क्वेश्चन है भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्योंकि 12% लोगों ने आंसर दिया है, तो इसका मतलब भी आप लोग समझिए। तो ये इनकी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रशासन ने विद्यालय में शिक्षकों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए, उम्मीदवार को चाहिए कि वो, ओके, अपने को ये
एक तरह से कह सकते हैं कि भैया शिक्षक के चयन के लिए अपने को ये चीजें दे रखी है, ठीक है। अब तो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि 10वीं में उसने 50% अंक प्राप्त करने होने चाहिए कम से कम। शिक्षा में योग्यता प्राप्त स्नातक डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल। 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा में स्नातकों के लिए साथ एक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी सीमा में छूट दे सकता है, ठीक है। कितनी छूट दे सकता है अभी नहीं बताया इसने। राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल, ये क्या कह रहा है कि राहुल राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहा है, वो प्रथम श्रेणी में स्नातक है। प्रथम श्रेणी में स्नातक का मतलब क्या हुआ? प्रथम श्रेणी में कब आता है? 60% से ऊपर वाले प्रथम श्रेणी, यानी कि ये आपका ये मापदंड कंप्लीट करता है ये, ठीक है। वह 23 वर्ष का भी है, 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक, ये 23 वर्ष का है, यानी कि ये भी आप लोगों की जो भी मापदंड है वो कंप्लीट करता है। जब उसने पिछले स्कूल में, ठीक है, लेकिन एक मिनट रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई। ये तो सही हो गया, वो 23 वर्ष का था इसने एक गलती कर दी, अपन ने ध्यान नहीं दिया और बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। 23 वर्ष का था जब उसने पिछली स्कूल में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया था और उसने बीएड भी पूरा किया हुआ है। देखो इसने इसने बीएड किया हुआ है, ये बात इसने यहाँ लिख दी, ठीक है, ये भी सही हो गई। लेकिन 23 वर्ष का था, अभी कितने साल हो गए पढ़ाते हुए नहीं पता। इसने था यानी कि ये भूतकाल की यानी कि पास्ट के अपने को एज दे रखी है, प्रेजेंट की एज के बारे में नहीं बताया गया। तो 21 और 32 के बीच वो आयु होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला, 23 वर्ष का था जब वो पढ़ाने आया था, जब उसने प्रवेश लिया था। अब कितने साल हो गए भाई? स्कूल में पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 साल हो गया, 20 साल हो गए, नहीं बताया गया, तो उसकी वर्तमान एज नहीं निकाली जा सकती, यानी कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? दी गई सूचना निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं है, बी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोगों ने यही मिस्टेक की होगी, मुझे पता है, सबसे ज्यादा लोगों ने यही मिस्टेक की होगी। अब समझ गया कि लोगों ने इतना कम सही क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जाओगे 89 नंबर पे। तो आप देखिए, ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, 14 पे आता है, 7 पे आता है, 1 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, 4 पे आता है, 10 पे आता है, 17 पे आता है, 8 पे आता है, 5 पे आता है। देखो 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, उल्टा और प्लस 3, एच प्लस 3 यानी कि 11 पे कौन आएगा? के आएगा। फिर 3 यानी कि 6 पे कौन आएगा? एफ आएगा, तो ये भी खत्म। फिर एन 14 17 पे कौन आएगा? आर नहीं आएगा, डी क्यों आएगा 17 पे, तो आपका आंसर डी हो गया। 8 दिन कार्य करने के बाद पायल को पता चलता है कि वो 10% काम पूरा, कि अब केवल 10% काम पूरा हुआ है। वो पिंकी को काम पर रखती है और जो पायल से 50% अधिक कुशल है। समझना, 50% अधिक का मतलब 1/2, यानी कि अगर पायल 2 की एफिशिएंसी से काम करती है तो पिंकी कितने की एफिशिएंसी से काम करेगी? 1 ज्यादा, यानी कि 3 से। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? शेष काम पूरा करने में उन्हें एक साथ कितना समय लगेगा? देखो ये क्या कह रहा है कि 8 दिनों काम करने के बाद पायल को पता चलता है। पायल ने 8 दिन कार्य किया, 2 की एफिशिएंसी 8 दिन कार्य किया, 16 कार्य किया। ये 10% का मान है क्योंकि 10% ही पूरा हुआ है। अगर 10% 16 है तो 100% कितना होगा? 160 टोटल कार्य होगा। अब ये क्या कह रहा है कि भैया 160 टोटल कार्य था, 16 कर चुकी, तो अब मुझे 144 कार्य करने के लिए मुझे शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? 2 और 3 की एफिशिएंसी, दोनों की 5 की एफिशिएंसी, कितना समय लगेगा? 2 4 0 इनकी 8.8, इनके 28.8 दिन लगेंगे। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल। पिंकी ने अपनी कार की टंकी 20 लीटर
पेट्रोल से भर दिया, वो एक यात्रा पर निकलती और अंत में 5.5 लीटर बचता है, तो पेट्रोल में कितना परिवर्तन हुआ? 20 लीटर भरा हुआ था, 5.5 अभी बचा हुआ, तो कितना खर्च हो गया? 14.5। कितने की तुलना में? 20 की तुलना में परसेंटेज परिवर्तन कितना हो गया? 20 से ये कितनी बार गया? 5 बार। तो 14 इंटू 5 यानी कि 70 और 0.5 यानी कि 72.5। डी सी बी आंसर। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 70.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस 2.5। ऐसे मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। इसको सोल्व करिए आप लोग। सबसे पहले ये का मतलब ऑफ है, सबसे पहले ऑफ सोल्व होता है 13 भाग, इसको इंटू करोगे तो 169 प्लस 13 अपॉन 13 भाग, भाग को सोल्व कर दो आप। 13 को जाए 1 इंटू 13 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा भाई? 13, इसको अपॉन करो 1/13 सोल्व हो जाएगा इसको सोल्व करने में, प्लस 13 बराबर 13 प्लस 13। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 170/13 अपॉन कितना हो गया भाई? 26। तो सोल्व करोगे तो 170 इंटू 13 अपॉन 26, तो ये कितना हो गया भाई? 2 से काटोगे तो ये 85 हो गया, और 13 इंटू 13 यानी कि 85/169, 85/169। ये रहा डी आंसर। सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग का मतलब घटाना है। ठीक है, 256 इंटू का मतलब क्या है? भाग देना। 8 भाग का मतलब घटाना, 24 प्लस का मतलब इंटू 6 और माइनस का मतलब जोड़, 152। सोल्व कर दो। 8 तिया और 2 32 माइनस 144 प्लस 154, तो ये प्लस का 10 यानी कि 42 हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, प्लस का 10, एक कुछ तो करो, ए यहाँ 154 नहीं है, 152 ही है भाई, 152 ही है। तो 32 इसको ये घटाओगे तो प्लस 8 यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। अब देखिए, उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये सरोद से जुड़े हुए हैं। कौन किससे? सरोद से। देखिए, भारत के संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निगम से। और इसमें 18 विषय हैं, तो इसमें कितने होंगे? 29 विषय। तो आपका 29 आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? बताइए। बताओ क्या आंसर होगा? सीधे स्मार्टफोन, ये होगा सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड सेकुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30% और 4% की 3 क्रमिक छूट देता है और वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1950 पर वो 15% की छूट दे रहा है, इसको 3/20 लिखा जा सकता है यानी कि 17/20। 30% को 3/10 लिखा जा सकता है यानी कि 7/10। और इसको 4% को 1/25 यानी कि 24/25। 0 से ये खत्म, 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 38 बार, 39 बार। ठीक है, लगभग में ज्ञात करना है। अब कैसे सोल्व करोगे? तो नीचे तो 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 39 इंटू 17, और ये देखो, अगर मैं
कोशिश कैसे कर सकता हूँ, देखो समझने का प्रयास करना। ये तो शायद मुझे लगता है कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी पास पास है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन नहीं जा सकते। 69 नाम 153 होता है, तो 15 बच गया, और 51 और 15 66 इंटू 7, 7 21, 2 बच गया, 42, 2 44 और 44 46 इंटू 24। तो ये कितना आ गया, 24, 24 से कम 24, 2 बच गया, और 96 2 98, 9 बच गया, 153 यानी कि 15 बच गया, 96 और 15 111। तो इसमें 100 का भाग दोगे तो कितना, 1113 के आसपास, 1113 के आसपास। तो 1113 के आसपास कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है 1110। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो मैं क्या ही करूँ यार इसका तो। लेकिन देखो, मसौदा समिति का सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, माधव राव था, कृष्णमाचारी था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई थी? भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन सबको पता है कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक, मुंबई टू थाने। उस टाइम मुंबई नहीं होता था, बॉम्बे होता था, बॉम्बे टू थाने। और किसके एक सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया था, कितने किलोमीटर चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है, और किसके समय चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका मॉक समाप्त। तो दोस्तों, ये थे मॉक नंबर 7 के क्वेश्चन। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं, देखा आपने, अगर सही अप्रोच और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप उन 90% लोगों को, या 90 या 95% लोगों से आगे निकल चुके होंगे, जो कि आपका CBT 1 क्लियर करवा देगा। इतनी परसेंटाइल चाहिए होती है CBT 1 निकालने के लिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि चलो उसको छोड़ दो को, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को क्या करना है, अगर आज की ट्रिक से आपका मतलब आज के ट्रिक या आपके सॉल्यूशन से अगर आपकी 5-7 मिनट भी बची हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉक नंबर 8 भी इसी तरीके से शॉर्ट अप्रोच के साथ लेकर आऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम इसी प्रकार CBT 1 के एग्ज़ाम फोड़ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, शॉर्टकट सीखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ख़त्म करते हैं अब।